प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस नए सत्र में स्वागत है। हम बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर, जिसका नाम है इथियोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कक्षा में इवोल्यूशन का अध्ययन करेंगे। इवोल्यूशन वाली जो यूनिट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो जैव विकास है वो क्या है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जैव विकास के कौन कौन से सिद्धांत है, किस किस प्रकार की अवधारणाएं प्रचलन में है, उन सभी के बारे में हम इस कक्षा में इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैव विकास या जीवन जो है वो क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीवन को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो जीवन को परिभाषित करने से जीवन की जो पहचान है वो अधिक सरल हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संगठित पदार्थ होते हैं उनकी वह दशा जिसमें जैविक क्रियाएं होती हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ जिसके अंतर्गत वाइटल क्रियाएं होती हैं, वो वाइटल क्रियाएं ही उनकी क्या कहलाएगी, जीवन कहलाता है। यानी जीवन एक वह दशा है जिसके अंतर्गत संगठित जो पदार्थ होता है वो समय के अनुसार धीरे धीरे उद्विकास को दर्शाने का कार्य करता है, वो जीवन है। अब बात आती है कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर जीवन कैसे आया, कहाँ से आया, इसके लिए समय पर यानी कि किस प्रकार की हाइपोथेसिस दी गई, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ऐसा माना गया कि संभवतः किसी सरलतम संरचना वाले जो एक कोश के जीव होते हैं उनमें समय के अनुसार धीरे धीरे कोई परिवर्तन हुआ और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप ही उनमें विभिन्न संरचना वाले या बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ और उस निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगा। तो वो ही समय क्या हो गया, एक प्रकार से उद्विकास हो गया, इवोल्यूशन हो गया। विकासवाद की थ्योरी ये कहती है कि जो सृष्टि है उसका निर्माण नहीं हुआ है बल्कि उसका विकास हुआ है, यानी कि समय के अनुसार धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ और उसका विकास होता चला गया। इस प्रकार यानी कि सरलतम संरचना वाले जो सजीव पदार्थ हैं उनसे ही जटिलतम संरचना वाले जीवों का क्रमिक परिवर्तन हुआ और वही क्रमिक परिवर्तन क्या कहलाया, विकास कहलाया। बात आती है कि भाई जो इवोल्यूशन जो शब्द है, जैव विकास जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बच्चों इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है टू चेंज, यानी कि परिवर्तन लाना। समय के अनुसार किसी चीज़ में परिवर्तन होना ही क्या है, इवोल्यूशन है। सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग किया गया वो वैज्ञानिक थे हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने इसको सबसे पहले उपयोग में लिया, लेकिन ये बात आती है कि इस शब्द को परिभाषित करने का जो श्रेय है वो जाता है चार्ल्स डार्विन को। तो सबसे पहले प्रयोग में लिया गया हर्बर्ट स्पेंसर ने, लेकिन परिभाषित किया इसको चार्ल्स डार्विन ने। अब आती है कि इसकी विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, उन परिभाषाओं के माध्यम से हम इनका अध्ययन करते हैं। तो पहली परिभाषा ये कहती है कि जो जैव विकास है यानी इवोल्यूशन जो है वो एक ऐसी प्रकार की क्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव का विकास होता है और उन जीवों में धीरे धीरे विभिन्नता यानी कि डाइवर्सिफिकेशन होता है। यानी कि ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत जीवों में धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है, परिवर्तन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो वो क्रिया कहलाएगी इवोल्यूशन। दूसरी अन्य परिभाषा ये कहती है कि जो नए प्रकार के जो जीव होते हैं उन जीवों का निर्माण यानी कि सृष्टि में पहले से पूर्व विद्यमान जो स्पीसीज हैं और या जीव हैं उनके अंतर्गत धीरे धीरे जो क्रमिक परिवर्तन हुआ है उस क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही नई जातियाँ या नए जीवों का विकास हुआ है। तो वो संपूर्ण जो क्रिया है वो क्रिया कहलाएगी जैव विकास या इवोल्यूशन। एक और थर्ड परिभाषा है इसकी, उसको हम देखते हैं। तो इसका ये कहना है कि ए हेरिटेबल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन ए पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि सृष्टि में पूर्व से विद्यमान जो जाति है
या हम ये कहें कि कोई विशेष प्रकार की जो जाति है उनकी जो पूर्ण जनसंख्या है उस जनसंख्या के अंतर्गत पाए जाने वाला जो जीनीय संरचना है उस जीनीय संरचना में किसी न किसी प्रकार का वंशानुगत होने वाला परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता चला जाता है और वहाँ जीवों के लक्षणों में भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है और नए जीव का विकास हो जाता है, तो वो क्रैमिक प्रक्रिया हमारी इवोल्यूशन कहलाती है। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन यानी कि जो जैव विकास है उसकी इकाई क्या होती है। तो बच्चों, जैव विकास की जो इकाई होती है वो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, यानी यूनिट, यानी फर्स्ट जो यूनिट होगी या टर्म होगा वो होगा आपका पॉपुलेशन। यानी कि उद्विकास कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि लोएस्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, पॉपुलेशन। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीफॉन ने भी अपने शब्दों में इसको परिभाषित किया है कि जो जैव विकास होता है वो क्या है। तो वीफॉन ने ये कहा है कि जो उद्विकास होता है यानी इवोल्यूशन जो है वो एक धीमी क्रिया है, लेकिन धीमी क्रिया होने के साथ साथ ये क्या है, टू बी कंटिन्यूस, यानी कि सतत प्रक्रिया है जो कि कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो इवोल्यूशन है। किसके अनुसार, वीफॉन के अनुसार। यानी कि वीफॉन ने इसको ये कहा कि उद्विकास एक धीमी किंतु सतत प्रक्रिया है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो क्रिया इवोल्यूशन कहलाती है। उसको प्रक्रिया को हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं, इवोल्यूशन के अंतर्गत रख सकते हैं। डोलो का नियम भी है इसके संदर्भ में। तो डोलो ये कहता है कि जो इवोल्यूशन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अनुत्क्रमणीय होता है। यानी कि अगर किसी भी जनसंख्या के अंतर्गत जो जीव पाए जाते हैं उनके लक्षणों में अगर कोई परिवर्तन हो गया तो वो परिवर्तन पूर्व विद्यमान स्थिति में नहीं आएगा, यानी कि वो रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, अनुत्क्रमणीय होता है। एक बार हो गया वो स्टेबल रहेगा, आगे जाएगा, लेकिन वापस बैक कंडीशन में नहीं आएगा। इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है। एक बार कोई चेंज हो गया तो वो लाइफ टाइम परसिस्ट रहेगा, तो वो कहलाता है डोलो का नियम। यानी इवोल्यूशन क्या है, इसके अनुसार इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है, यानी पूर्व जो स्थिति है उसमें नहीं आता है। अब बात आती है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें आई जिनकी वजह से जीवन की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम ये जानते ही हैं कि भाई जीवन आने से पहले किसकी आवश्यकता पड़ी, ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड के बाद में वातावरण की, फिर उसके बाद में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इस तरीके से चीज़ें बनती गई। तो सबसे पहले यानी कि जो जीवन का जो विकास हुआ उसके संदर्भ में पहली जो थ्योरी दी गई, पहला जो सिद्धांत दिया गया वो बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो हम ये देखते हैं कि किसने इसको परिभाषित किया और क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। तो सर्वप्रथम इसको प्रतिपादित करने का जो श्रेय है वो जॉर्ज एवे लेमेटियर को दिया जाता है। उसने बिग बैंग की थ्योरी को सबसे पहले परिभाषित किया। इसके अनुसार ये था कि जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20 मिलियन वर्ष पूर्व एक सघन जो पुंज है, यानी कि बिग बैंग एक सघन पुंज होता है, उसके रूप में ताप नाभिकीय विघटन के कारण उसकी उत्पत्ति हुई और जिससे इसमें गैसीय बादल बनने लगे और उन गैसीय बादलों के बनने के बाद लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व की बात है, तब उन गैसीय बादलों से धीरे धीरे सोलर सिस्टम, जिसको हम सौर मंडल कहते हैं, उसका विकास हुआ। और जो गैस के बादल हैं उनमें आपस में क्या हुआ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण वो धीरे धीरे आपस में सिकुड़ते चले गए और परमाणु और कणों के बीच में एक चपटी डिस्क जैसी एक संरचना बन गई। वो डिस्क जैसी संरचना क्या कहलाई, सोलर नेबुला। समझे, यानी कि जैसे जैसे गैस के बादल बनते गए और ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो आपस में चिपकते गए, सिकुड़ते गए, और उनके कारण जो कण और अणु जो हैं उनके बीच में एक डिस्क जैसी संरचना बन गई और वो डिस्क नुमा जो संरचना है वही संरचना सोलर नेबुला कहलाई। इस प्रकार जब सोलर नेबुला का निर्माण हो गया तो इसका जो सेंट्रल भाग था, यानी जो केंद्रीय भाग था, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और वो जो गर्म भाग था वो किस में बदल गया, परिवर्तन हुआ उसमें, तो वो सूर्य के अंदर बदल गया। और जैसे ही उसके बाद में इसके चारों ओर जो परमाणु और धूल के कण थे उनमें धीरे धीरे
कंडेंसेशन हुआ यानी संघनन की क्रिया हुई, जिसके बाद में अनेक प्रकार के जो ग्रह हैं जिनको हम स्टार्स कहते हैं, उन स्टार्स का निर्माण होता चला गया, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, यूरेनस, नेपट्यून्स, है ना, जिनका निर्माण होता चला गया। यानी जिसको हम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपट्यून्स, ये डिफरेंट टाइप के स्टार्स हैं, ग्रह हैं। इन ग्रहों का धीरे धीरे निर्माण होता चला गया। और अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो इसका जो ठोस भाग था, ठीक है, वो पृथ्वी का ठोस भाग, उसका निर्माण हुआ, और वो ठोस भाग क्या कहलाया? लिथोस्फीयर कहलाया। और इस लिथोस्फीयर के चारों ओर गैसीय बादलों का निर्माण हुआ या गैसीय भाग का निर्माण हुआ। वो गैसीय भाग क्या कहलाया? एटमॉस्फेयर कहलाया, वायुमंडल कहलाया। और उसके बाद जब पृथ्वी का ताप धीरे धीरे जैसे कम होता गया, लगभग जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से और कम होता गया, तो पृथ्वी के ऊपर क्या हो गया? यानी जब लिथोस्फीयर बन गया तो पृथ्वी बन गई, और पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो उसके बाद उस पर धीरे धीरे जल का निर्माण हुआ, और जल के निर्माण के साथ ही जीवन की उत्पत्ति होती चली गई। अब आता है कि जो जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जो प्राचीन परिकल्पनाएं हैं वो कौन कौन सी है, यानी कि एंशियंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्राचीन परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। तो उसके संदर्भ में पहली जो थ्योरी आती है वो आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। यानी कि जो सृष्टि है उसके बारे में पहला जो सिद्धांत दिया गया वो स्पेशल क्रिएशन दिया गया। और ये जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को ये जो पूरा सिस्टम बना, यानी कि सृष्टि कैसे बनी, इस थ्योरी के अनुसार ये था कि ये जो जीवन है या ब्रह्मांड है या जीव सृष्टि का जो निर्माण हुआ वो धार्मिक मान्यताओं को लेकर के उसका आधार बनाया, और उसके आधार पर इस सिद्धांत को परिभाषित करने की कोशिश की। तो इसके जो विचारक थे या इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे फादर सुआरेज। जो इसने बताया कि जो बाइबल जो है, बाइबल के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति हुई है या सभी वस्तुओं का जो निर्माण हुआ है वो भगवान ने उनको 6 दिन के अंतर्गत बना दिया, है ना। यानी कि इसके अनुसार ये हुआ कि भाई जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो टोटल 6 दिन में उसका निर्माण कर दिया गया है। और बाइबल में ये भी कहा है, या उसके आधार पर इन्होंने ये कहा है कि जो पहला जो मनुष्य था उसका नाम था आदम, और ये जो आदम मनुष्य था इसकी जो 12वीं पसली थी, उस 12वीं पसली से जो पहली नारी थी जिसका नाम था ईव, उसका निर्माण हुआ या वो उससे उत्पन्न हुई। लेकिन इसी प्रकार हिंदू जो धार्मिक मान्यता है उसके आधार पर यह कहा गया भाई जो विश्व और सृष्टि की जो संरचना हुई है वो पूरी की पूरी ब्रह्मा ने बनाई है, और पहला जो मनुष्य था उसका नाम था मनु, और जो पहली जो नारी थी वो थी श्रद्धा। तो इनके अनुसार जो जीवन जो है एक अपरिवर्तनशील है, और उत्पत्ति के बाद में इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसी इनकी मान्यताएं थी। भाई जैसे इन्होंने भगवान ने बना दिया उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो ऐसे कैसे चला आ रहा है। तो विशिष्ट सृष्टिवाद का वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक कोई नहीं होने के कारण इसको मतलब स्वीकार नहीं किया गया भाई कि ये वास्तव में थ्योरी सही हो, ऐसा नहीं माना गया है। लेकिन विशिष्ट सृष्टि का जो सिद्धांत है उसके 3 अभिधान माने गए हैं कि आज जितने भी जीव और जो प्रजातियाँ हैं वो सब ही कैसे हैं, अपने आप ही ऐसे ही सृजित हुई हैं, यानी भगवान ने बनाया है। साथ ही ये भी अवधारणा थी भाई उत्पत्ति के समय से ही जब विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी रहेगी, ये भी इसकी एक अभिधारणा थी। और ऐसा माना गया कि जो पृथ्वी है उसका समय यानी आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है, और उसके साथ ही साथ उसमें धीरे धीरे जीवों का निर्माण होता चला गया, ऐसा इसमें माना गया है। सेकंड नंबर की थ्योरी आती है स्पोंटेनियस जेनरेशन, यानी स्वतः जनन का सिद्धांत। इसको जीवोत उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि ए बायोजेनेसिस ऑफ बायोजेनेसिस की थ्योरी। तो इस परिकल्पना का प्रतिपादन पुराने जो यूनानी दार्शनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका समर्थन किया, ये परिकल्पना दी,
उसमें कई ऐसे वैज्ञानिक थे जैसे थेल्स है, एनेक्सीमेंडर है, जेनोफेंस है, प्लूटो है, एम्पिडोकल्स है, अरस्तु है। कई ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को समर्थन दिया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ भाई, जो जीवन की उत्पत्ति है वो निर्जीव पदार्थों से हुई है। यानी कि कैसे पदार्थों से हुई है, जो निर्जीव या सड़े गले जो पदार्थ हैं, अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, उनमें अपघटन होता गया और उनके अपघटन से ही नए जीवों की या जीव उद्विकासित हुए। उसमें भी जैसे भाई स्ट्रॉ, कीचड़, इस टाइप का जो गंदा सड़ा गला पदार्थ होते हैं, निर्जीव पदार्थ, उनसे अपने आप ही अचानक ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इसको स्वतः जनन का सिद्धांत नाम दिया गया। ये जितने भी वैज्ञानिक थे इनका विश्वास था कि जो भाई नील जो नदी है उसमें कीचड़ था, उस कीचड़ पर प्रकाश की धीरे धीरे प्रकाश की किरणें गिरने लगी और उस किरणों के गिरने के कारण ही अचानक ही उस कीचड़ से मेंढक, सांप, मगर ये आदि उत्पन्न होते चले गए। ऐसा उनका मानना था। लेकिन दूसरा एक और वैज्ञानिक थे समर्थक, जिनका नाम था बॉन हेलमोंट। उन्होंने बताया भाई जो जैविक जो जीव हैं उनके बारे में कोई उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया कि पसीने से भीगी हुई जो एक गंदी शर्ट थी उसको लिया और उसके अंदर गेहूं के चोकर, बाण जिसको हम कहते हैं, उनको रख दिया भर कर के लगभग 21 दिन के लिए उन्होंने छोड़ दिया। 21 दिन के बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि इनसे लगभग 21 दिन बाद अपने आप ही स्वतः ही चूहों की उत्पत्ति होती है ना। तो इससे इसको बल मिला भाई, एक प्रकार से जीव है वो अपने आप ही स्वतः ही विकसित हो रहे हैं, अचानक ही ये विकसित हो रहे हैं, ऐसा माना गया। तो ये थी स्वतः जनन की थ्योरी या अजीवात जीवोत उत्पत्ति का सिद्धांत, ए बायोजेनेसिस ऑफ बायोजेनेसिस। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इसकी जो बची हुई परिकल्पनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।